भारत पर लगभग 250 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की और अंग्रेजों का जुल्म सहा और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। जब कहीं जाकर आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हमेशा से अंग्रेज यहाँ नहीं थे। वह मीलों का फासला तय कर कर भारत पहुँचे। तब यहाँ पर मुगल शासन था। अगर मुगल नहीं चाहते तो अंग्रेज कभी भी भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक और मुगलों का शक्तिशाली राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा खड़े थे। इस हालत में अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और अपने छल का प्रयोग करना पड़ा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने मुगल शासन को ही उखाड़ फेंका। लेकिन सवाल अब यह आता है कि मुगलों के शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने किस प्रकार खत्म किया। आज की इस वीडियो में हम वही दास्तान सुनाने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहास बताता है कि 16वीं शताब्दी में भारत इतना समृद्ध था, जितना पूरी दुनिया उत्पादन करती थी उसका आधा भारत ही उत्पादन कर लेता था। यही वजह थी कि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नजर भारत पर ही थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले थे। इस समय हिंदुस्तान पर दिल्ली में अकबर का शासन था, लेकिन उस समय में ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की परिस्थिति बन गई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन काल में अधिकतम अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थी। अफसोस आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर लगभग 3 या 4% ही उत्पादन कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल चुके थे। ब्रिटेन के हालत काफी बिगड़ रहे थे। इसी दौरान ब्रिटेन का एक नागरिक समुद्र के रास्ते भारत पहुंच जाता है। वह भारत पहुंचकर भारत की धन संपत्ति और समृद्धि को देखकर वापस अपने देश लौट जाता है और वह जो कुछ भी देखता है वहाँ की गवर्नमेंट को बता देता है। अब यह समय 16वीं शताब्दी का था, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक ब्रिटिश कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। जब इस कंपनी के व्यापारियों ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक चालाकी अपनी रानी एलिजाबेथ को बताई तो रानी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए राजी हो गई। अब इधर भारत में अकबर की मौत हो चुकी थी और इसके बाद अब मुगल तख्त पर अकबर का पुत्र जहांगीर बैठता है, अर्थात जहांगीर को राजा बनाया गया। अब साल आ चुका था 1608 का। दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों से बेखबर हिंदुस्तान पर वो राज कर रहा था। अब इधर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्र के रास्ते गुजरात के सूरत में अपने व्यापारिक जहाजों के साथ प्रवेश कर चुका था और इनके आगमन के बाद ही भारत पर ऐसी काली छाया पड़ी जिसने भारत को ऐसा काला इतिहास दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत में आकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने सहयोगियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय जहांगीर ने डच और पुर्तगाल के दबाव में आकर ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ मानने वाले थे। अंग्रेज नए नए समझौते लेकर राजा के पास जाने लगे, लेकिन अंत में अब जहांगीर मान गया था और उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। अनुमति मिल जाने के बाद वह भारत में 4 जगह अपने मेन कारखाने स्थापित करते हैं। शुरुआत में तो इस कंपनी ने लोगों को रोजगार दिया और अच्छी सैलरी भी दी। इससे प्रभावित होकर भारत के कई व्यापारी इनके साथ जुड़ गए, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था। बढ़ते व्यापार को देखकर अंग्रेजों के मन में इतना लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली। इसी उद्देश्य से 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को इतनी बुरी तरह हराया। इस हार के बाद ब्रिटिशर्स को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई, वह मुगलों को जंग लड़कर कभी नहीं हरा सकते। इसीलिए उन्होंने एक कूटनीति का सहारा लिया। डिवाइडिंग एंड रूल, फौज डालो राज्य करो।
जंग में हार जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी मांगी और वादा किया हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाकर उनको माफ कर दिया और उन्हें व्यापार करने की फिर से अनुमति दे दी। अंग्रेजों को माफ करना ही मुगलों को सबसे भारी पड़ा। लेकिन अब 1707 में औरंगजेब की भी मौत हो गई। अब दिल्ली के तख्त के लिए वह आपस में ही लड़ने लगे। इस लड़ाई के चलते ही एक समय ऐसा आया जब कुछ कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए। वह मुगल शासन को अच्छे से चला भी नहीं पा रहे थे। इस वजह से अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1707 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी करा जिसके अंतर्गत वह सालाना मामूली फीस देकर बिना किसी कर या लगान के वह व्यापार कर सकते थे। इसी दौरान पर्शिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण कर दिया। यह सत्ता के नशे में चोर राजा को अचानक हुए हमले का पता ही नहीं चला। पर्शिया की आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली की गद्दी लगभग हाथ से छूट ही गई थी। लेकिन पर्शिया का राजा 2 करोड़ टैक्स लेकर यहाँ से वापस अपने देश पर्शिया लौट गया। 2 करोड़ उस समय बहुत ही ज्यादा था। इस लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे और अब अंग्रेजों की साजिश भी कुछ कुछ समझ आने लगी थी। मगर अब समय हाथ से निकलता जा रहा था। अंग्रेज भारत पर कब्जा करने की अगल अगल रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन अब ब्रिटिश आर्मी भारत में एंटर कर चुकी थी। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को इस युद्ध में हरा दिया। इसके अलावा निजाम और मराठा को भी आपस में फूट डालकर आपस में लड़ा दिया और 18वीं सदी आते आते अंग्रेज संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। उन्होंने कई बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया था, जिससे उन्हें आगे चलकर फायदा हो। इस कारण ही 1857 के महासंग्राम में भारत फिर से हार गया। कई बड़े जमींदार अंग्रेज की तरफ से ही इस युद्ध में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 1947 तक भारत में अंग्रेजों का ही कानून चलता रहा। 1947 के बाद कहीं जाकर अब हम आजाद हुए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण कौन है, मुगल या यहाँ की आम जनता? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।